कि हालात के बारे में तो बहुत सारे चीज़ें हम लोग सुन के रहेंगे कि हालात क्या है। मैं चंद 2-3 बातों में आपको समझाना चाहता हूं कि पहले भी बुरे हालात थे। 2014 में भी यही गवर्नमेंट आई थी, 2019 में भी ये लोग आए हैं, फिर क्यों बार बार कहा जा रहा है कि बहुत चीज़ बदल गए हैं। देखिए, बात सिंपल है। यहाँ पर आज मुल्क में ऐसी एक पार्टी, ऐसे एक लोग हुकूमत कर रहे हैं जो हमेशा से ही इंडिया में इनकी जो नजरिया थी, जो हिंदुत्व नजरिया था, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी था, ये एक माइनॉरिटी था। ये हमेशा साइडलाइन किया गया था, इसे कोई भी केयर नहीं करता था। 3 बार इंडिया में बैन हो चुके हैं लोग, 3 बार गवर्नमेंट ने इनको, आरएसएस को बैन किया है। ऐसे एक लोग जो 3 बार बैन हो चुके हैं, जिनको कोई केयर नहीं करता था, जिनकी इंडिया में कोई कदर नहीं थी, आज हम लोग देखते हैं कि ऐसा एक तंजीम, ऐसे एक पार्टी और इनके शाखाओं में ट्रेन होकर ऊपर आने वाले लोग, आज ऐसे लोग इस मुल्क को चला रहे हैं। यह बहुत बड़ा एक फर्क आज इंडिया के अंदर समझिए कि फला एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, फला एक आदमी को होम मिनिस्टर बना दिया। इनके पास ऐसे बहुत सारे लोग रेडी हैं, जब चाहिए जिसे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, जब चाहिए जिसे होम मिनिस्टर बना देंगे। आप ये मत समझिए कि फला होम मिनिस्टर ऐसा है। होम मिनिस्टर या फला एक इंडिविजुअल या शख्स से कोई लेना देना नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत सारे लोगों को रेडी किया गया है। जब चाहिए वैसे लोगों को लेके आके सामने रख दिया जा रहा है। अभी चल रही है 2024 में इन्हें एक नया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चाहिए, इसलिए अमित शाह को इतना प्रमोट किया जा रहा है। ये असलियत है। मैं आपको हालात अगर समझना है, आप 2 इलेक्शंस को समझिए, 2014 के इलेक्शन को समझिए और 2019 के इलेक्शन में समझिए। 2014 इलेक्शन में बीजेपी को बहुत ड्रामा करना पड़ा था, बीजेपी को बहुत नाटक करना पड़ा था, बीजेपी को बहुत झूठ बोलना पड़ा था। वो झूठ क्या था? करप्शन, हम करप्शन को मिटा देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम देश की तरक्की करेंगे। ये सारे चीजों पर उन्हें भी विश्वास नहीं था। वो भी जानते थे कि ये पूरा झूठ है। उनको बहुत तकलीफ हो रही थी 2014 में झूठ बोलने के लिए, लेकिन ये झूठ को बोल बोल कर, बड़े बड़े पब्लिक रिलेशन कंपनीज को इस्तेमाल कर 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 इंडिया के आवाम के अंदर ये झूठ को डालकर 2014 में वो लोग इलेक्शन जीत गए। लेकिन हम जानते हैं पिछले 5 साल के अंदर अगर आप मुल्क के अंदर देखेंगे, जो भी बड़े बड़े वादे यहां पर किए गए थे, कोई भी वादा यहां पर पूरा नहीं हुआ। इकोनॉमी अच्छा करने गए थे, जैसी थी उससे भी बुरी हो गई। अच्छे दिन लाएंगे बोले थे, अच्छे दिन अगर इतने बुरे हैं तो हमें पुराने दिन ही अच्छे थे, ऐसा एक हालात हो गए। पूरी महंगाई बढ़ गई है। रुपए और डॉलर की बात कर रहे थे कि रुपए और डॉलर को एक जैसा लाएंगे, डॉलर ऊपर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे नीचे जा रहा है। ये सारे चीज आज हम मुल्क के अंदर देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 2019 का जब इलेक्शन हुआ, 2019 में लोग वापस जीत के आ गए। यह समझना बहुत जरूरी है, फर्क क्या था 2014 में, फर्क क्या था 2019 में, फर्क क्या था? फर्क यह था 2014 में बहुत झूठ बोलना पड़ा, करप्शन, इकोनॉमी, तरक्की। 2019 में उन्होंने कुछ झूठ नहीं बोला, सीधे सीधे आकर बोला, आप हमें तरक्की के लिए वोट मत दो, आप हमें डेवलपमेंट के लिए वोट मत दो, आप हमें करप्शन के लिए वोट मत दो, आप हमें 5 साल हमने क्या किया मत पूछो, हमें सिर्फ इसलिए वोट दो, हम यहां पर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आए, इसलिए वोट दो। इकोनॉमी के लिए वोट मत दो, हिंदुत्व के लिए वोट दो। कोई झूठ बात नहीं की उन्होंने, सीधा सीधा आ गया। और आप देखते हैं पिछले 5 साल में देश का हालात ऐसा बदल गया कि खुलेआम उन्होंने हिंदुत्व की बात की और वो लोग जीत गए। पुलवामा में जो इंसिडेंट हुआ था, पुलवामा में जो 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, वहां पर सवाल पूछना चाहिए था कि इंडिया के मुल्क के अंदर कश्मीर जैसा एक रियासत जहां पर इतना सिक्योरिटी होता है, वैसे एक रियासत में कोई बाहर से आकर हमारे 40 शहीदों को बॉम्ब ब्लास्ट में मार देता है। इसके बारे में कोई सवाल नहीं हो रहा है, बल्कि सवाल यह हो रहा है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे प्राइम मिनिस्टर को तो रेजिग्नेशन देना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर को
उस वक्त में अपोजिशन पार्टियों को तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा डिमांड करना चाहिए था, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर घुसकर हमारे 40 जवानों को शहीद किया गया। इतनी शर्मनाक बात हुई, उसके बावजूद हम देखते हैं इन्होंने उस बालाकोट को इस्तेमाल किया, आर्मी को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बना दिया। इंडिया के तारीख में कभी भी नहीं हुआ वैसा 2019 में हुआ, जब एक गवर्नमेंट ने आर्मी को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाकर इलेक्शन लड़े और 2019 में लोग वापस जीत गए। तो समझ लीजिए 2014 में इन्हें झूठ बोलना पड़ा, 2019 में ये जो है वो लोग खुलेआम बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक फर्क इंडिया के अंदर है और ये बहुत बड़ा खतरा है। अब इन्हें अपने आप को हिंदुत्ववादी बोलने में शर्म नहीं आती, पहले आती थी, अब इन्हें शर्म नहीं आती, इसलिए आप सावरकर की तारीफ करते हैं, गोलवालकर की तारीफ करते हैं। पहले शर्म आता था इन्हें तारीफ करने के लिए, अब इन्हें शर्म नहीं आती। ये इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि हालात बदल गए हैं। अब ये गवर्नमेंट आते ही हम देखते हैं कि बहुत जल्दबाजी में है, लोग आते ही बहुत जल्दबाजी में है। हम लोग देखना है कि इन्होंने आते ही कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, और एक नया चीज ऐड किया, क्या था वो, सबका विश्वास। लेकिन ये सबका विश्वास क्या है 3 दिन के अंदर पता चला। ये सबका विश्वास क्या है 3 दिन के अंदर पता चला। 3 दिन के अंदर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम नौजवान को पीट पीट के उसका लिंचिंग किया जाता है। तबरेज अंसारी के साथ क्या हुआ हमने देखा, पूरे इंडिया के अंदर लिंचिंग देखे। 3 महीने के अंदर हम लोग देखते हैं मुल्क के अंदर 23 लिंचिंग केस हुए हैं, 23 लिंचिंग वाकया हुए हैं सिर्फ 3 महीने के अंदर। ये लिंचिंग वाकयात भी वो है जो पुलिस रजिस्टर करती है। बहुत सारे ऐसे लिंचिंग के वाकयात हैं जो पुलिस रजिस्टर नहीं करती। और ये लिंचिंग मैं आपको बताता हूं, आप हर कोई लिंचिंग में कहते हैं कि गौ रक्षक ये लोग लिंचिंग करते हैं, उनसे बड़ा वहां पर काम यहां की पुलिस करती है। आप लोगों को जानना चाहिए जो भी लिंचिंग्स हो रहे हैं, लिंचिंग क्यों नहीं रुक रहे हैं? वो इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि लिंचिंग करने के बाद जो लोग इन लिंचिंग में शामिल हैं, जो लोग इन मर्डर्स में शामिल हैं, उन लोगों पर जो केस बनाया जाता है, इतना ढीला केस बनाया जाता है कि जब वो लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में आराम से बरी हो जाते हैं। अब पहलू खान का केस आप लोग ले लीजिए, पहलू खान के केस में यही हुआ, दिन दहाड़े सबके सामने कत्ल किया गया, लेकिन कोर्ट कहती है सबूत नहीं है। कोर्ट कहती है सबूत नहीं है। क्यों सबूत नहीं है? क्योंकि जिस पुलिस ने पहलू खान का इन्वेस्टिगेशन किया था, उस पुलिस ने केस को इतना नरम बना दिया था कि जज के पास, कोर्ट के पास सबूत ही नहीं थे। अब सिर्फ पहलू खान का एक केस आया है। अब देखिए ये जितने भी बड़े बड़े केसेस हैं, एक एक कर ये सारे केसेस में ऐसे जजमेंट आने वाले हैं, क्योंकि वहां की पुलिस ने इन केस को इतनी आसानी से डील किया है, बहुत ही हल्का केस बनाया है। क्यों किया जाता है ये? जो लिंचिंग में आते हैं उनको बाहर बुलाते हैं, उनके गले में हार डालते हैं। बीजेपी के अंदर एक कहावत है, अगर आपको कॉर्पोरेटर बनना है लिंचिंग करो, अगर आपको एमपी बनना है बॉम्ब ब्लास्ट करो। ये हालत बीजेपी के अंदर आ गया है। लिंचिंग करने वालों को गले में हार डालते हैं, जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं प्रज्ञा ठाकुर जैसे, उनको लेकर जाके पार्लियामेंट में बैठाते हैं। ये आज मुल्क की हालात है। शर्म की बात ही नहीं होने, हाँ हमने बॉम्ब ब्लास्ट किया बोलकर वो लोग पार्लियामेंट में जा रहे हैं। 2019 अलग है। इसके बाद हम देखते हैं अलग अलग कानून इस सरकार ने लेके आए हैं। मैं आपके सामने डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक एक बात कहता हूं क्या कानून है और आपको इस कानून के बारे में जानना क्यों जरूरी है। NIA नाम का एक एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एजेंसी जो है गवर्नमेंट की एक पालतू एजेंसी है। इसकी जिम्मेदारी थी जो टेररिस्ट एक्टिविटी होते हैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पिछले 3 साल से मुसलमानों के निकाह को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसका निकाह हुआ क्या नहीं, ये काम ये लोग कर रहे थे। जहां पर भी मुसलमान नौजवानों को फंसाना है, सबसे पहले NIA को भेजा जाता है। ये वही NIA है जो हैरासमेंट करता है मुसलमानों के, बेकसूर मुसलमान नौजवानों को टेरर केस में डालकर जेलों के अंदर डालने वाली सबसे नंबर 1 एजेंसी NIA है। और ये वही NIA है जिसने ये साध्वी प्रज्ञा और जितने भी ये हिंदुत्ववादी टेररिस्ट हैं जिन्होंने मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट किए हैं, इन ब्लास्ट करने वाले हिंदुत्ववादी टेररिस्ट लोगों को पूरी की पूरी छूट जिस एजेंसी ने दी है, उस एजेंसी का नाम NIA है। यानी एक तरफ से मुसलमानों के खिलाफ नफरत,
एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत, दूसरा तरफ आरएसएस और हिंदुत्ववादी लोगों से बेपनाह मोहब्बत। ऐसी एक एनआईए एजेंसी जो पहले ही इतना खतरनाक थी, उस एनआईए एजेंसी को इस नई गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने कानून लाया है, जिस कानून के तहत एनआईए को इतनी ताकत दी गई है कि अगर एनआईए किसी भी एक स्टेट में जाकर किसी के केस में इन्वॉल्व होना है, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है एनआईए को। आपके उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, दिल्ली में आ सकते हैं, महाराष्ट्र में जा सकते हैं, तमिलनाडु में जा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर की परमिशन की भी जरूरत नहीं, सीधे जाकर किसी पर भी हाथ डाल के ये लोग आ सकते हैं। इतना इन्हें पावरफुल बना दिया गया है। एनआईए के साथ और एक कानून यूएपीए, बहुत सारे हजरात यहां पर यूएपीए के बारे में नहीं जानते। ताड़ा के बारे में जानते हैं आप लोग, पोटा के बारे में आप लोग जानते हैं। ये ताड़ा पोटा चला गया, लेकिन इस ताड़ा पोटा के बदले यूएपीए नाम का एक कानून को लेके आए थे। इतना खतरनाक ये कानून था, आज भी इतना खतरनाक ये कानून है कि अगर आपको पुलिस स्टेशन के अंदर मार मार कर, पीट पीट कर, टॉर्चर कर कर, जबरदस्ती आपके पास से कुछ भी एक चीज लिखाया गया, वो चीज को कोर्ट में आपके खिलाफ सबूत की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना एक खतरनाक कानून यूएपीए। अब बीजेपी हम देखते हैं, बीजेपी ने आते ही क्या किया, उस यूएपीए कानून को और मजबूत बना दिया। उस कानून के अंदर उन्होंने और एक पॉइंट डाल दिया कि पूरी की पूरी एक तंजीम को आप दहशतगर्दी बोल सकते हैं, पूरी की पूरी तंजीम को दहशतगर्द बोल सकते हैं। पुराना कानून था, नया कानून ये ऐड किया गया है, किसी भी एक अफराद को, किसी भी एक इंडिविजुअल को, किसी भी एक शख्स को गवर्नमेंट बोल सकती है कि ये टेररिस्ट है। एक बार आपको टेररिस्ट बोल दिया गया, आपके ऊपर कोई केस प्रूव नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, लेकिन एक बार आपको टेररिस्ट बोल किया गया, उसके बाद आपका प्रॉपर्टी सीज किया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपका बैंक बैलेंस सीज किया जा सकता है। और आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जाकर प्रूव करना है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूं। जो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि नेचुरली ऐसा होना है, जो मुझ पर इल्जाम लगाता है कि मैं दहशतगर्द हूं, उसको प्रूव करना होता है कि मैं दहशतगर्द हूं। लेकिन यहां पर मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जाकर प्रूव करना पड़ेगा कि मैं दहशतगर्द नहीं हूं। ऐसा एक खतरनाक कानून लेके आ रहे और इंप्लीमेंट भी हो गया। इसमें जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हमारे ऑपोजिशन पार्टीज की, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, अलग अलग पार्टी, इन्होंने क्या किया, जब ये कानून आ रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, आपको पता होना चाहिए एनआईए और यूएपीए के जो नए खतरनाक कानून आए हैं, इस कानून के सपोर्ट में कांग्रेस ने और दूसरे लोगों ने वोट दिया। जब ट्रिपल तलाक का बिल लेके आए, उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। तो ये जो बड़े बड़े आकर आपके सामने बातें कहे कि सेक्युलरिज्म, इनकी असलियत हमने देखा। ये गवर्नमेंट के ऐसे कानून लाने से एक फायदा हमें हो गया है, ये अलग अलग सेक्युलर पार्टीज की असलियत क्या है वो सामने आ गई, सबकी असलियत सामने आ गई। उसी दौर में ट्रिपल तलाक लेके आ गए, ट्रिपल तलाक बिल, और ये कहा गया कि मुसलमान औरतों की हिफाजत के लिए हम लोग बिल ला रहे हैं। देखिए, उनसे हम इतना कहते हैं कि ड्रामा है, मुसलमान औरतों की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब बड़े बातें करते हैं, नाम हिंदुओं की रक्षा करते हैं, हिंदुओं की रक्षा करते हैं। यूपी के अंदर एक बीजेपी एमएलए ने एक हिंदू लड़की का रेप किया। रेप करने के बाद पुलिस वालों ने उसका केस नहीं लिया। जब उस लड़की ने जाकर अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, तब उसका केस लिया। केस लड़कर उस हिंदू लड़की के हिंदू बाप को पुलिस स्टेशन के अंदर मार मार के मर्डर किया गया। उस हिंदू लड़की के हिंदू चाचा को जेल में डाल के अरेस्ट किया गया। उस हिंदू लड़की के हिंदू मां को एक्सीडेंट में मारा गया। उस हिंदू लड़की को आज आईसीयू में है। कहां गया हिंदुत्व, कहां गया हिंदुओं की हिफाजत करने वाली बात? स्वामी चिन्मयानंद और एक शख्स, स्वामी चिन्मयानंद, वो क्या कर रहा है, एक लड़की से अपना मसाज कर रहा था। एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था। उस लड़की ने जब केस किया पुलिस के पास जाकर, यूपी पुलिस ने उस लड़की को अरेस्ट किया, इस स्वामी को नहीं। वो लड़की हिंदू नहीं है क्या? वो लड़की हिंदू नहीं है क्या? उस लड़की की हिफाजत कौन करेंगे?
देखिए, बात सिर्फ इतना है, ये पूरा ड्रामा है। यानी इनका भी कहना यह है कि अगर हिंदू लड़कियों के साथ कोई काम बीजेपी के लोग करते हैं तो खामोश रहो, लेकिन हम कहते हैं जब औरतों की इज्जत की बात आती है, हम ना तो उनका धर्म देखते हैं तो जात देखते हैं। आपसे नहीं हो, हमें कहो, हम हिफाजत करके दिखाएंगे। आर्टिकल 370 को लेकर ये लोग आए। कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, ये हर कोई जानता है, लेकिन आपको कश्मीर का जमीन चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं। इंडिया के जो अलग अलग रियासत के लोग हैं, हमें जो हुकूक है, मेरे मोबाइल में अगर इंटरनेट है, अगर मुझे यहां पर हुकूक मिलता है, मुझे यहां पर जमहूरी हुकूक मिलता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल, कहीं पर भी बैठे इंडिया के कोई भी एक शख्स को अगर कोई भी एक आजादी मिलती है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो कश्मीर के लोगों को भी वो आजादी मिलनी चाहिए। हमारा स्टैंड हमारे चेयरमैन ने आपके सामने बहुत क्लियर किया। हमारा स्टैंड है, कश्मीर के मामले में एक जल्दबाजी की गई। जो भी वहां पर फैसला सुनाना चाहिए था, वहां की लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके सुनाना चाहिए था, वहां के लोगों का दिल जीत कर उन्हें हमारे साथ रखना चाहिए था। लेकिन उन्हें जल्दबाजी कर आरएसएस का जो पुराना एजेंडा है, उस एजेंडे को इंप्लीमेंट करने के लिए जल्दबाजी की, पूरे के पूरे एक रियासत को जेल बनाया दिया गया। हम इसकी पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर जो जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन प्रतिबंधों को हटाया जाए और वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। नया ट्रेंड यह है कि इनकी मुखालिफत कौन करेगा। मुखालिफत कोई नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज कहां है इंडिया के अंदर, पता नहीं चल रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज कहां पर हैं। बीजेपी पहले इलेक्शन लड़कर गवर्नमेंट बनाती थी, अब बीजेपी ने एक फैसला लिया है, इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या है, कोई भी इलेक्शन लड़ लो, हम लोग खरीद के गवर्नमेंट बना देंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस और जेडीएस के लोग आकर सेक्युलर वोट, मुसलमान हमें वोट दो, मुसलमानों का वोट लेकर, सेक्युलर दलितों का वोट लेकर जो जीत गए थे, 17 लोग बीजेपी में चले गए और गवर्नमेंट को गिरा दी, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। अलग अलग जगह हम देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर देख रहे हैं, आंध्रा के अंदर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइन में रुककर बीजेपी को जा रहे हैं। अब छोटी सी बात मैं यहां पर एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, ये आज अपने आप को सेक्युलर बोलने वाले लोग एक रात में ही कम्युनल हो जाते हैं, बीजेपी में जाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना चालू करते हैं। क्या ये कभी सेक्युलर थे भी क्या ये कभी सेक्युलर थे भी क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर एक आदमी सेक्युलर होता है, जिंदगी भर सेक्युलर होता है, जिस तरीके से आदमी अपने माँ बाप को नहीं बदल सकता, उस तरीके से एक आदमी अपने नजरिया को भी नहीं बदलता। एक आदमी जो आज आपके इफ्तार प्रोग्राम में आके टोपी पहनकर आपके साथ बड़े बड़े आपकी तारीफ करता है, कल बीजेपी में जाकर कहता है कि आप लोग दहशतगर्द हो, वो कभी सेक्युलर था ही नहीं। तो आप लोगों से, पॉपुलर फ्रंट की तरफ से हमें पैगाम देना चाहते हैं कि होशियार रहे ऐसे लोगों से जो आप लोगों के बीच में आके ड्रामा करते हैं, हमारे बारे में हमारे मुहाफिज बनने का ड्रामा करते हैं। ऐसे मुहाफिजों की हमें जरूरत नहीं, हम हमारी हिफाजत खुद कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी पूरी एजेंसियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी, ये सब लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने सीबीआई, ईडी को इस्तेमाल किया था, लेकिन वो लोग कभी भी खुलेआम बोलते नहीं थे हमने किया था। इस गवर्नमेंट की फर्क सिर्फ इतना है, एक गवर्नमेंट खुलेआम बोलती है हम इस्तेमाल कर रहे हैं करके। जो भी आदमी इनके खिलाफ बात करता है उसके सामने दो ही रास्ता है, जो भी आदमी इनके सामने बात करता है उसके सामने दो ही रास्ता है, या तो जेल में जाओ या तो बीजेपी में जाओ। इसीलिए हमने देखा लालू प्रसाद जेल में चला गया, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चला गया, यही हुआ। अब मैं आपके सामने ये जो पूरे बातें हुई मैं आपके सामने रखा, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी बातें आपने सुनी होगी,
लेकिन इसमें करना क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस प्रोग्राम से आपको हम चाहते क्या है, करना क्या है भाई? ये सब चीज तो हम जानते हैं, करना क्या है? सबसे पहला चीज यहां पर है, जो लिंचिंग सब हो रहा है ना, ये लिंचिंग सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। जितना आप लोग डरेंगे ये लिंचिंग उतना ज्यादा होगा, याद रखिए। जितना आप लोग डरेंगे ये लिंचिंग उतना ज्यादा होगा। ये जो लिंचिंग, अगर एक आदमी को किसी का मर्डर करना है, ये लिंचिंग क्या है? मर्डर है। अगर किसी का मर्डर करना है तो रूम में जाकर मर्डर होते हैं, पब्लिक में सबके सामने मर्डर क्यों हो रहे हैं? वो मर्डर इसलिए हो रहे हैं ताकि उस मर्डर का रिकॉर्डिंग किया जाए, रिकॉर्ड कर फोन में, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में इन सबको फैला दिया जाए। आपके घरों में आ रहा है, आपके औरतों के पास आ रहा है, आपके बच्चों के पास ये वीडियो आ रहे हैं जिसमें एक शख्स को मार 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 के कत्ल किया जाता है। और हम क्या करते हैं, उस वीडियो को और 100 लोगों को भेज देते हैं, मैं डर गया हूं और 100 लोगों को डरा के रहूंगा। ये चीज को हमें छोड़ना होगा। हमें एक फैसला लेना होगा कि आज के बाद हम कभी भी डर की बात को नहीं फैलाएंगे। इंशाअल्लाह हम हिम्मत देंगे। यहां बहुत सारे लीडरान हैं, यहां बहुत सारे मस्जिदों के लीडर्स हैं, यहां पर बहुत सारे मस्जिद मोहल्ला के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज यहां पर मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग जो यहां पर नहीं आए, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं उन तक मेरी बात को पहुंचाइए। और एक बात रखिए, अगर आपके मोहल्ले में, अगर आपके मस्जिद में किसी भी एक शख्स के साथ लिंचिंग हुआ, इंसाफ के लिए लड़ने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, पूरे मस्जिद की है, पूरे मोहल्ले की है। यह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट से लेकर उसके लिए इंसाफ लड़ने की जिम्मेदारी उस मजलूम के घर वालों की नहीं है, पूरी की पूरी उम्मत की होनी चाहिए। इंशाअल्लाह इस काम में, इस इंसाफ की लड़ाई में जब जब आपको पॉपुलर फ्रंट की जरूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह पहले सफ में हम रुकने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज, ये जो कानून लेके आ रहे हैं, यूएपीए, एनआईए, सब कानून लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं? मैं बताता हूं क्यों लेके आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर थोड़े ऐसे तंजीम है, पॉपुलर फ्रंट जैसी तंजीम है, अलग अलग ऐसी तंजीम है, जो इतने प्रेशर के बावजूद भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के हिम्मत के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जैसे तंजीमों को रोकने के लिए, हमारे जैसे तंजीमों पर एक ब्रेक डालने के लिए ऐसे कानून को लेके आ रहे हैं। आप क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? जब भी ये गवर्नमेंट यूएपीए, एनआईए जैसे कानून को लेकर पॉपुलर फ्रंट हो या हमारे जैसे अलग अलग तंजीमें या कोई भी हो, इनको रोकने की कोशिश करती है, आपकी जिम्मेदारी होने के रास्ते पर उतरकर हिमायत में आए कि कानून हम किसी भी गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। एक दूसरे के लिए लड़ना है। पड़ोसी का घर जल गया, खामोश नहीं बैठेंगे, कल मेरे घर पर आग लग सकती है। किसी पर भी एक कानून जब इस्तेमाल होता है, लड़िए उनके लिए, रुकिए उनके लिए। ये बहुत बड़ी एक आदत है हमारी। हम जानते हैं जाकिर नाइक के बारे में बात आती है। जाकिर नाइक का जब प्रोग्राम होता था, बिना पर्चा बिना चर्चा लाखों लोग जम जाते थे, लेकिन बेकसूर जाकिर नाइक पर जब उनको बैन किया गया, कितने लोग रास्ते में उतरे, कितने लोग आए उनके इंसाफ के लिए बात करने के लिए? कोई नहीं आए। क्यों? ये हमारा जो मिजाज है बहुत खतरनाक मिजाज है। सिर्फ अपनी बात मत कीजिए, दूसरों के लिए बात करेंगे, इंशाअल्लाह हालात भी बदल जाएंगे। एनआरसी का एक माहौल यहां पर बनाया जा रहा है। चेयरमैन साहब ने अपने स्पीच में भी बताया ये एनआरसी क्या है। आसाम में आपने देखा 19 लाख लोगों को इंडिया से अलग कर दिया गया। ये लोग इंडिया के शहरी नहीं हैं, 19 लाख लोगों को। अब ये माहौल फैलाया जा रहा है कि इंडिया के अंदर हर जगह हम लोग एनआरसी लाएंगे। देखिए, उनको तो जो आरएसएस को है, 1947 से उन्हें सबसे बड़ा तकलीफ जो हुआ था वो ये था कि जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया को एक धर्म के नाम पर मुल्क नहीं बनाया गया, इंडिया को एक सेक्युलर मुल्क बनाया गया और इंडिया में रहने वाले हर एक शख्स को बराबर का हक दिया गया। ये इनके लिए बहुत ही तकलीफ वाली बात थी। कभी भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लोग हमारे बराबर है। इसलिए पिछले 70 सालों से प्लानिंग चल रहा है किस तरीके से आप लोगों का हक छीना जाए, और उस प्लानिंग का एक हिस्सा है एनआरसी। एनआरसी से क्या होता है, लोगों का जो सबसे बुनियादी हुकूक है, उस हुकूक का नाम है सिटीजनशिप।
उस हुकूक को छीनने की कोशिश की जाती है। एक बार जब आपकी सिटीजनशिप छीन जाती है, आपके हालात भी रोहिंग्या और फलस्तीन जैसी हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं रहता। यह बहुत बड़ी साजिश है। आसाम में देखा 19 लाख गरीब लोगों का, 19 लाख गरीब लोगों को देश से बाहर कर दिया। देश के सिटीजन नहीं है, वो जेलों में डालने वाले हैं। आप बोल रहे हैं पूरे इंडिया में लेके आएंगे। देखिए, वो इंडिया में लाएंगे या नहीं वो दूर की बात है, लेकिन यहां वहां बीजेपी के 2-3 एमएलए ने एक स्टेटमेंट क्या दे दिया, हम एनआरसी लाएंगे। हम देख रहे हैं खासकर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स पूरी कौम को डराना शुरू कर दिया। भाई डॉक्यूमेंट बना दो, एनआरसी आने वाला है। भाई आधार कार्ड बना दो, सब चीजों को स्कैनिंग करो, एक अपने घर में रखो, एक बैंक में रखो, एक गूगल ड्राइव में सेव करके रखो। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अपने पास रख लो, आपकी एनआरसी ठीक हो जाएगी। भाई आसाम जाइए कभी, जो आसाम के लोग हैं ना, उनके पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे डॉक्यूमेंट रखकर उनका नाम एनआरसी में नहीं आया। सनाउल्लाह नाम का एक शख्स जो कारगिल में 30 साल मुल्क के लिए लड़ा है, आर्मी में था, 30 साल आर्मी में लड़ा है, उसका नाम एनआरसी में नहीं आया। आपका ये जेरॉक्स कॉपी लेकर कौन सा नाम आएगा आपका एनआरसी में? याद रखिए यहां पर बात, ये एनआरसी में असल में नियत में प्रॉब्लम है, नियत ठीक नहीं है। लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ। 1993 से वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, 1993 से वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं। हर इलेक्शन में बोल रहे हैं भाई हमारे मोहल्ले में सबका नाम वोटर आईडी में नहीं है। 93 से आपका वोटर आईडी ठीक नहीं हुआ, ये 2-3 महीनों में आपका एनआरसी ठीक हो जाएगा क्या? यहां पर हमारा जो मिजाज होना चाहिए, हमारा मिजाज होना चाहिए, किसी को भी ये ताकत नहीं है हमसे पूछे कि हम इंडियन हैं या नहीं। हम इस देश में पैदा हुए, हमारा देश है, किसी भी हक नहीं, हमारा देश है ये। हमारे वालिद, हमारे पूर्वज इस देश के लिए खून दिया है, इस देश की मिट्टी में खून और पसीना है। हमसे आप पूछ नहीं सकते, इंडिया के किसी शख्स से आप पूछ नहीं सकते आप इंडियन हो या नहीं। जब ये लोग कहते हैं कि एनआरसी लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, हमारा एटीट्यूड यहां पर डर कर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की नहीं होती। हमारा एटीट्यूड होना चाहिए रास्ते पर उतर कर कहे हम एनआरसी को बॉयकॉट करते हैं, हम एनआरसी को खारिज करते हैं। यह एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। इन सारे चीजों पर सबसे बुनियादी बात जो है, वो बुनियादी बात यह है, ये सारे कानून जो भी लेके आएंगे, ये सारे कानून में सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट हो, आरएसएस हो, एक ही चीज चाहते हैं, आपके अंदर से एक चीज छीनना चाहते हैं और आपके अंदर एक चीज डालना चाहते हैं। वो जो चीज छीनना चाहते हैं आपके अंदर, वो ये है कि आपकी हिम्मत को छीनना चाहते हैं, और आपके अंदर जो चीज डालने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ को डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक चीज याद रखिए, कोई भी शख्स हो, चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर हो, हमारे बड़े से बड़े पूर्वज हो, कोई भी हो, हमारे कौम के अंदर बड़े से बड़े इज्जत वाले कोई भी हो, अगर कोई भी शख्स हमें हमारे कौम के अंदर आके डराने की कोशिश करे, वो हमारा दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन है। डराने का काम सिर्फ दुश्मन करता है, दोस्त नहीं करता। डराने का काम सिर्फ शैतान के दोस्त करते हैं। डरने की जरूरत नहीं, यहां पर कॉन्फिडेंस की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। यह कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना है, यह हमारा कहना है आज। देखिए, मैं आपके सामने एक छोटा वाकयात रखता हूं। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने आकर कहा कि लड़ना बंद कर दो, आपके सामने जो जो चाहिए आपके लिए महल देंगे, आपके लिए सब कुछ दे देंगे। वहां देखो निजामों ने साइन कर दिया, वहां देखो मराठाओं ने साइन कर दिया, आप अकेले बाकी हैं, आप हमसे लड़ नहीं सकते, आप भी हमारे अंदर साइन कर दीजिए, हमारे गुलाम बन जाइए। हजरत टीपू सुल्तान ने क्या कहा? गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर का एक दिन बेहतर है।